वो सोलो होंगे, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, कुछ के अंदर कुछ गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए वक्त देंगे, ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे। आज का जो पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है कि ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियर या ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन इंजीनियर, उसकी जॉब से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। कोई कंपनी आपको कॉल करके या आपको फिजिकली बुला के आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 11 क्वेश्चंस के अंदर मैं इन चीज़ों को समराइज कर सकूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चंस या इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपसे ज़रूर करेगा। तो मेरी ये वाली पॉडकास्ट और इससे बाद आने वाली जितनी भी होंगी लेंथी होंगी। और अच्छी बात यह है कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप सुन सकते हैं। जस्ट प्ले करें, फोन अपना साइड पर रखते हैं, सुने, और अपने बाकी ड्राइव कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, कहीं भी हैं, तो इट मीन्स सुन सकते हैं। इसमें कुछ मैं अपने किसी भी पॉडकास्ट के अंदर आपको कुछ ऐसे दिखाने नहीं वाला, कुछ प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाने वाला, बस समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आपसे कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियर्स के लिए या ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन इंजीनियर्स के लिए जॉब इंटरव्यू के हवाले से। तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है डाटा रिक्वायरमेंट फॉर टी डिजाइन यूजिंग पीएलएस कैड या कोई और अदर सॉफ्टवेयर। लेकिन इस वक्त मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम पीएलएस कैड की बात कर रहे हैं, सही है जी। तो इसका मतलब है कि हमारा ये पहला पॉइंट है, इसके लिए आपको कौन सा डाटा चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, छोटी मोटी माइनर चीजें स्किप भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर चीजें हैं आपको, जो डाटा रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उनमें सबसे पहली चीज वो है आपका फिजिकल डाटा, ग्राउंड का डाटा, टोपोग्राफिकल डाटा। ये आपकी बैकबोन है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये आप अपने जहन में रखिए, ये मतलब इनपुट डाटा के अंदर ये पहली चीज है। फिर आपको क्या चीजें चाहिए, आपके पास आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जो कि होती हैं आपके पास, ठीक है। अनटिल अनलेस, जैसे मैंने कुछ ग्रुप थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, घाना में थे वो, तो वो कह रहे थे कि वी आर द वन हु आर गोइंग टू डिसाइड द क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो कुछ दुनिया के अंदर ऐसे एरियाज अभी भी हैं कि जहां उनके पास कुछ स्पेक्स नहीं है, दे आर द वन हु दे हैव टू क्रिएट द स्पेक्स, ठीक है। उनके पास ऐसा इनपुट डाटा नहीं है, ठीक है। ऐसी भी जगह हैं, क्योंकि मैंने काफी ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी है, तो वो मुझसे पूछते थे कि अगर ये सिनेरियो है तो हम इसके अंदर हम क्या करें, क्या क्या चीजों को हम कंसीडर करें। तो फिर मैं उनको उसके अंदर भी बताता था कि आपको ये चीजें कंसीडर करनी चाहिए while you're preparing your specifications of the project। तो अच्छा, अभी पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपके पास टोपोग्राफिकल डिटेल होनी चाहिए, आपके पास जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको फिजिकली फील्ड से नहीं मिलेगी, लेकिन वो है फील्ड से रिलेटेड, वो क्या है, जो आपके पास वहाँ बरीड अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, वो मोस्टली उसके जो रूट मार्कर्स होते हैं वो ऊपर से मिट चुके होते हैं, पूरे के पूरे नहीं होते, कुछ यूटिलिटीज के होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो आपकी जो भी गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप उनको अप्रोच करेंगे और आपने बोलेंगे कि इस एरिया की आपके पास जो एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राइंग्स हैं, यूटिलिटीज की ड्राइंग्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंडीशन यूटिलिटीज की, जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज की ड्राइंग्स हैं वो हमें प्लीज प्रोवाइड करें। तो उनके पास जीएस डाटा होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लोगों ने अपनी बिल्टअप की हुई है और कर भी रहे हैं, जहां उनके पास मिसिंग डाटा है, दुनिया में तकरीबन हर जगह पे हो रहा है। और मैं अगर एग्जांपल आपको दूं यहाँ की, जहां मैं बैठा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो डे बाय डे ये अपने हर जो जोन्स हैं, जो एरियाज हैं, उनके डाटा को ये अपडेट कर रहे हैं अपने आरजीएस के अंदर, अपने डाटाबेस के अंदर बिल्टअप कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जिस एरिया को आप टच करेंगे, तो इस एरिया के अंदर आप चल के इनसे डिमांड अगर करेंगे तो ये आपको उसका डाटा निकाल के दे देंगे। तो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज इज द सेकंड थिंग, जो कि कुछ तो आपको साइट से मिल जाएंगे, जिसके रूट मार्कर आपको साइट से मतलब अवेलेबल होंगे, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होती, सही है, मतलब जो बरीड है, जो जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब सेकंड उस इनपुट में आ गई चीज। फिर आपके पास कंडक्टर या वायर, ये आपके पास रिक्वायरमेंट है आपकी, जो आपके पास कंडक्टर का टेक्निकल डाटा शीट या अर्थ वायर का या ओपीजीडब्ल्यू का जो टेक्निकल डाटा शीट है वो आपके पास होनी चाहिए। हार्डवेयर एंड फिटिंग्स की ड्राइंग्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक इनपुट है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आप सर्वे डाटा जब मैं बात करूं तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में आता है, मतलब टोपोग्राफिकल डिटेल में ये टैबुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है, ये आपके पास लैंड एक्सएमएल की फाइल हो सकती है, कंटूर्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन इन शॉर्ट सर्वे डाटा। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको चाहिए प्रपोज्ड
रूट की ड्राइंग चाहिए। जहाँ आपका एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई तो उसका प्रपोज रूट होगा ना, तो आपको प्रपोज रूट चाहिए, दैट इज आल्सो वन इनपुट, ठीक है? तो आपको चाहिए। और अगर आप ऐसा है कि जो बिल्कुल आप प्लानिंग की फेज में हो, मतलब यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि यहाँ से यहाँ मेरा रूट जाएगा, इट मीन यू आर वर्किंग इन क्लाइंट और कंसल्टेंट जो डिसाइड करने जा रहा है ये चीजें। तो उस केस में आपके पास रूट नहीं होगा, यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट वन, ओके? अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में हो तो यस, आपको मेन क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से क्या मिलेगा, मेन, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर तो आपको कंसल्टेंट या क्लाइंट की तरफ से ये इनपुट डाटा मिलेगा, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट वन। फिर इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, कि वो स्ट्रक्चर जो आप वहाँ यूज करने जा रहे हो, वो आपके पास मोनोपोल्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास लैटिस टावर भी हो सकता है, मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आपको चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर आपके पास दो तरह की ड्राइंग्स होंगी। वो आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम्स भी हो सकती हैं, कि जिसमें सिर्फ इतना बताया गया कि ओवरऑल हाइट क्या है स्ट्रक्चर की, सिंगल लाइन स्टिक इंफॉर्मेशन, राइट? क्रॉस सम एंड देन सेंटर लाइन। और ये आपके पास प्रॉपरली एक बंच भी हो सकता है ड्राइंग्स का, जिसे हम कहते हैं कि शॉप एंड डायरेक्शन ड्राइंग्स, पूरी की पूरी वो डिटेल्स भी हो सकती हैं। अब आपको वो दो क्यों चाहिए? अब आपको दो ये चाहिए कि हम टावर्स को डिफरेंट अंदाज से मॉडल करते हैं। तो वो अभी पॉइंट आगे आएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम स्ट्रक्चर्स को कैसे मॉडल करते हैं, वो अभी पॉइंट आगे आने वाला है, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चर की एसएलडीज आपको चाहिए, सिंगल लाइन डायग्राम्स वो आपको चाहिए। और फिर इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल क्लियरेंसेस जो होती हैं, कि आप कितने वोल्टेज को डील कर रहे हो, तो उस वोल्टेज के लिए आपको ग्राउंड क्लियरेंस कितनी चाहिए, जो आपके पास अनपेव्ड एरिया है वहां से कितनी चाहिए, मेन हाईवे से कितनी चाहिए, आपको किसी ओएचएल को क्रॉस कर रहे हो तो वहां से आपको कितनी वो चाहिए, ठीक है, वर्टिकल क्लियरेंस। ओएचएल टू ओएचएल क्रॉसिंग कर रहे हो तो वहां कितनी चाहिए, तो ये आपके पास एक अलग से टेबल होता है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स का, उसके अंदर ये आपके पास इलेक्ट्रिकल क्लियरेंसेस लिखी होती है। तो ये होगी आपके पास इनपुट डाटा। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ये क्वेश्चन जो आपसे आ सकता है कि M1 और M4 स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी? कि M1 और M4 स्ट्रक्चर जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? है तो दोनों स्ट्रक्चर ही। तो जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि लेटेस्ट टावर, नो, इट कैन बी लेटेस्ट टावर, और इट कैन बी वुडन पोल, कंक्रीट पोल, एनीथिंग, स्ट्रक्चर इज अ कॉमन वर्ड, सही है ना? हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अब M1 और M4 में फर्क क्या है? जो हमारे पास M1 स्ट्रक्चर होता है, एंड अगेन आई विल ट्राई, आई वुड लाइक टू रिलेट इट टुवर्ड्स PLS कैड, पावर लाइन सिस्टम कैड, या प्योर भी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आप स्टिक स्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हो, जैसे स्टैड आपके पास सॉफ्टवेयर है, या सैप सॉफ्टवेयर है सॉरी आपके पास, तो उसके अंदर भी आप रियल 3D मॉडल बना सकते हो, सही है ना? तो वो जो आपके पास रियल 3D मॉडल होता है प्रॉपर, ठीक है, जैसे आप रेंडर कर सकते हो, घुमा के देख सकते हो फिजिकली, जैसे आप ग्राउंड में देखते हो जो स्ट्रक्चर, तो वो होता है M4 मॉडल, जिसके अंदर ईच एंड एवरी ब्रेस विद देयर रियल साइज हम मॉडल करते हैं। किस में मॉडल करते हैं? PLS टावर में मॉडल करते हैं, या आप टेक्ला में मॉडल करते हो, या आप सैप में मॉडल करते हो। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आई टावर में आप मॉडल करते हो, आई टावर भी हम यूज करते हैं, उसके अंदर भी मतलब आप यूज कर सकते हो। तो इस इट मीन कि जो ऐसा रियल 3D मॉडल हम बनाते हैं विद एक्चुअल मेंबर साइजेस, नट्स एंड बोल्ट्स एंड एवरीथिंग, उसे हम क्या कहते हैं? M4 मॉडल। अच्छा, अब वो M4 मॉडल जब आपने बनाया तो उसके अंदर एक अपनी कैपेसिटी थी, आपने उसको एनालाइज किया था, आपने उसके ऊपर लोडिंग अप्लाइज की थी, आपने उसको बोला था कि हाँ ये मेरे इतने स्पैन्स के लिए इतने लोडिंग के अंडर ये काम करेगा। तो इट मीन्स अब आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है? फिर भी समहाउ जब हमारे कुछ क्राइटेरिया जो टेरेन की कंडीशंस चेंज होती हैं तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है समटाइम, लेकिन ये हो गया आपका M4। M1 मॉडल कौन सा होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जो हम डायरेक्टली PLS कैड के अंदर ही, या जैसे आप पोल एंड वायर सॉफ्टवेयर है, और भी इन माय कमिंग सेशंस में इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगा कि PLS कैड के अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बहुत से हैं सॉफ्टवेयर, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं मेनली फोकस पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर PLS कैड के बहुत से ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं। तो मैं इसलिए इस बात को भी रिलेट कर रहा हूँ उधर ही, क्योंकि मुझे ये जो क्वेश्चंस आए थे, एक पाकिस्तानी दोस्त हैं और एक इंडियन दोस्त हैं, उनकी तरफ से आए थे कि हमें एक जॉब ऑफर हो रही है, उसके अंदर ये क्राइटेरिया लिखे हैं, तो आप उसके बारे में हमें बताएं। तो इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ इन चीज़ों को PLS कैट की तरफ, ठीक है?
ओके, तो M1 स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के अंदर आप ये डिफाइन करते हो कि डियर स्ट्रक्चर, तुम्हारा विंड स्पैन इतना है, तुम्हारा वेट स्पैन इतना है, और कल को जब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी तारें वारें वायर्स में डालूंगा, स्ट्रिंगिंग करूंगा, और तुम मुझे ये बताओगे कि नाउ व्हाट इज रियल विंड एंड वेट स्पैन अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस, तो तुम मुझे अपनी रिपोर्ट से वो बताओगे, और हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे जो कि हमने इम्बेड कर रखी है उसकी मेमोरी में, उसकी उसकी बॉडी के अंदर हमने इम्बेड करके रखी है उस M1 स्ट्रक्चर के अंदर, क्या विंड एंड वेट स्पैन कैपेसिटी। सो इट मीन्स अगर हम बॉटम लाइन पे बात करें तो ये आ गया कि M1 स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिस जो किन चीजों को क्रॉस चेक करता है, विंड स्पैन एंड वेट स्पैन की वायलेशन को हाली चेक करेगा, और वन थिंग मोर जो कि है एंगल ऑफ डेविएशन, कि जो वो टावर वो पोल कितने डेविएशन एंगल के लिए डिजाइन किया गया। तो मतलब हम उनमें तीन चीजें डालते हैं, विंड स्पैन डालते हैं, वेट स्पैन डालते हैं, एंगल का जो कैपेसिटी है वो डालते हैं। और जब मैं विंड स्पैन की बात कर रहा हूँ तो वो तो एक ही रहेगा, लेकिन वेट स्पैन में हम दो क्राइटेरिया डालते हैं, मिनिमम वेट स्पैन एंड मैक्सिमम वेट स्पैन। ओके, सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड M1 स्ट्रक्चर। M4 स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि रियल 3D मॉडल होता है, रियल एक्चुअल आपने ब्रेसिस के अकॉर्डिंगली होता है। और मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया एक दोस्त की तरफ से, वो मैं यहाँ जो बिल्कुल प्योरली रिलेटेड है यहाँ कि M4 हम मॉडल ही क्यों करते हैं, तो वाई दैट्स रिक्वायर्ड। ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों, जब हम M1 से ही सारी चीजें कर सकते हैं तो M4 ही क्यों, मतलब M4 भी क्यों चाहिए हमें, या ही क्यों चाहिए हमें। मोस्टली यहाँ जो कनाडा में, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में कुछ दोस्त मेरे काम कर रहे हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं जिनको मैंने मतलब 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है, तो उनके केस में क्या था, वो मैं आपको वो मैं रिलेट करता हूँ। उनके केस में ये था कि उनके पास पोल से, रियल M4 मॉडल के पोल से जो उनके पास लाइब्रेरी में पड़े हुए थे, उन्होंने सर्टन जगहों पे लगाने थे, और उन्होंने फिर ये देखना था कि मेरा पोल अब वहां विंड एंड वेट स्पैन वायोलेट नहीं कर रहा। ये याद रखिएगा, वहां विंड एंड वेट स्पैन की वायोलेशन नहीं थी, वहां लोड की वायोलेशन थी, क्योंकि कुछ आपके पोल ऐसे लगे हुए हैं वहां स्टैंडिंग पोजीशन में है फील्ड के अंदर, ठीक है ना, दे आर अलाइव स्टैंडिंग पोजीशन में, लेकिन कहीं से टी ऑफ कनेक्शन आके घुस गया उसके अंदर, टैप ऑफ, ठीक है। अब उस साइड पे भी तो आपको, अगर तो वो आपके पास स्लैक स्पैन है, लूज वो आपकी वायर्स हैं, तो ठीक है, उसके ऊपर लोड नहीं आ रहा, लेकिन अगर वहां टेंशन है, थर्ड डायरेक्शन में भी टेंशन है आपकी, तब उस केस में क्या होगा, उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स आ रही है। अब उस एडिशनल फोर्स में अगर आपने ये देखना है कि मेरा पोल बचेगा या कि ये टूट जाएगा इन रियल टाइम सिनेरियो, या कि रिस्की कंडीशन में होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऐसा एनालिसिस आप उस वक्त तक कर ही नहीं सकते कि जब तक आपके पास रियल M4 मॉडल नहीं हो, और उस M4 मॉडल को आप PLS पोल में या PLS टावर के अंदर लेके ना चले जाओ वहां से, मतलब आप उसे बोलोगे कि ओके, फ्रॉम PLS कैड टेक माई मॉडल टू टावर और PLS पोल, और वहां चल के इस अंडर दीज प्रेजेंट लोड्स रन करो मेरे एनालिसिस को। जब वो वहां जाकर रन करेगा तो आपको दिखा देगा कि मैं टूट रहा हूँ या कि मैं बच रहा हूँ। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि M4 या M1 मॉडल जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है। ओके, अभी एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसका आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टर को हम मॉडल कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप PLS कैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आप कंडक्टर की मॉडलिंग कैसे करोगे, व्हाट डज इट मीन, बेसिकली कंडक्टर मॉडलिंग क्या है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज है। कंडक्टर मॉडलिंग से मुराद ये है कि आपके पास, आपको हार्ड कॉपी मिली आपके कंडक्टर की, टेक्निकल डाटा शीट मिली आपके कंडक्टर, आपके सप्लायर की तरफ से। अब वो कंडक्टर हो सकता है, OPGW हो सकती है, अर्थ वायर हो सकती है, वट एवर, ठीक है, वायर है जिसको आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है। आप वो वायर की इंफॉर्मेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज आप PLS कैड के अंदर कैसे घुसाओ, कैसे वो वायर को, वो जो शेप है जिसे आप यूज करने जा रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डालोगे, तो उसके लिए हमारे पास PLS कैड के अंदर कंडक्टर मॉडलिंग की ऑप्शन होती है। उसके लिए हमें इनपुट डाटा का रिक्वायर्ड होता है, कंडक्टर का टेक्निकल डाटा शीट। ये आप याद रखें, कंडक्टर का टेक्निकल डाटा शीट यू रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मॉडल अ वायर। ओके, क्या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं? यस, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। जो आपके कंडक्टर के मैन्युफैक्चर हैं वो आपको सम टाइम एक वायर की फाइल, .WIR वायर की फाइल भी सेंड कर सकते हैं। आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि प्लीज सेंड अस वायर फाइल, कंडक्टर की फाइल सेंड करो, क्योंकि हम
एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं पीएलएस कैट, तो हमने उसके अंदर यूटिलाइज़ करना है। तो जो आपके सप्लायर्स हैं वो 2 काम करेंगे। या तो वो आपको फाइल सेंड कर देंगे या फिर वो आपको रीडायरेक्ट कर देंगे। वो बोलेंगे कि आप पावर लाइन सिस्टम की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये उसका कोड है, ये उसका नाम है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आप सिंपल मॉडल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि आपको आपका जो वेंडर है, वो फाइल सेंड करे या आप पीएलएस कैट की वेबसाइट से डाउनलोड करो। उसे पीएलएस कैट के अंदर ओपन करके जो आपके पास हार्ड कॉपी में कंडक्टर टेक्निकल डाटा शीट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अंदर सॉफ्ट कॉपी में कंपेयर करो। किस लिए कंपेयर करना है? सम टाइम जो आपकी इनपुट वैल्यूज़ हैं, वो गलत हो सकती हैं। जो आपके कंडक्टर की टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हार्ड कॉपीज़ में आई हैं आपके पास, दैट आर मोर वैलिड, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है आपके सप्लायर की भी। वो मोर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है? कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपको कह सकते हैं कि हमने आपको ये चीज़ हार्ड कॉपी में साइन एंड स्टैम्प करके दी थी, आपने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? ठीक है, मिस्टेक थी उनकी, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, ठीक है? उसे हमने वेरीफ़ाई करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो हमारा 4 नंबर पॉइंट है, वो है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन सीक्वेंस ऑफ टी&डी डिज़ाइन इन पीएलएस कैड, कि डिज़ाइन का सीक्वेंस क्या है? क्या हमें ये तो बताओ ना कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे एंड करें, ठीक है? तो ये बहुत बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? ये आप मेरे अगर जाएँगे यूट्यूब चैनल पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे नहीं, ये अगर आप जाएँगे लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, वहाँ आपको ये सीक्वेंस मिल भी जाएगा। लेकिन मैं आपको जैसा कि इस पॉडकास्ट में बताना चाह रहा हूँ, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके लिए जो आपको आपका सीक्वेंस है पीएलएस कैड के अंदर अपने ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करने का, वो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपनी प्रेफ़रेंसेस को सेट करना होता है। प्रेफ़रेंसेस को सेट करना होता है। अपने यूनिट्स को आप सेट करोगे, आप सॉफ्टवेयर को बताओगे कि मेरा स्ट्रक्चर कहाँ पड़ा है, मेरी केबल की फ़ाइल कहाँ पड़ी है, किस लोकेशन पे चल के मेरे प्रोजेक्ट्स को सेव करो। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रेफ़रेंस सेटिंग कहलाती हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ है आपके पास कि आप अपना जो सर्वे डाटा है, उसे इम्पोर्ट करने से पहले आप अपने फीचर कोड्स को डिफाइन करते हो। फीचर कोड्स को डिफाइन करने का मतलब ये होता है क्या? सोचो कि आपके पास 4, 5, 6 एक ऐसे डिफरेंट फीचर कोड्स हैं, मतलब एंटिटीज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है ग्राउंड की, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हो गए, रोड एज हो गया, नेचुरल ग्राउंड हो गई, मैनहोल्स हो गए, स्टॉर्म वाटर हो गया, सीवर हो गया, कुछ भी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो पोल्स की लाइन्स है जो आपको क्रॉस कर रही हैं, आपके फ्यूचर प्रपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन, वो हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो साइट का डाटा है वो है आपके पास। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये उतने ही आपके फीचर कोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? तो इसे हम डिफाइन करते हैं पीएलएस कैट में। उसके बाद क्या आपके पास चीज़ आती है, आप अपने जो सर्वे डाटा है विद रिस्पेक्ट टू देयर फीचर कोड्स, ठीक है? आप उन्हें इम्पोर्ट करोगे। जब आप इम्पोर्ट करोगे तो आपको पूरे का पूरा वो जो फिजिकल डाटा है, आपके पीएलएस कैट के अंदर बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा होगा पॉइंट्स की शेप में विद डिफरेंट कोड्स एंड सिम्बोलॉजी जो कि आपने चूज़ की होगी। फिर नेक्स्ट क्या है इसके स्टेप? इसके नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी सरफेस मॉडलिंग करोगे, आप उसे डीईएम बोल लो, टिन बोलो, डीईएम मीन्स फिर डिजिटल एलिवेशन मॉडल बोल लो। टिन का मतलब होता है ट्रायंगुलेशन इर्रेगुलर नेटवर्क, ट्रायंगुलर इर्रेगुलर नेटवर्क, ठीक है? छोटी-छोटी 3-3 डॉट्स को मिला के रेक्टेंगल्स बनती हैं और ये उसका एक नेटवर्क है, 3D पॉलीफ़ेज़ बन जाता है आपका। उसके बाद आपके पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि अगर आपके पास कोई प्रपोज़्ड रूट है तो उसको आप अटैच करोगे उसके साथ। ठीक हो गया? प्रपोज़्ड रूट है तो आप उसे अटैच करोगे अपने उस एरिया के अंदर, अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर, और आप उसके अंदर क्या डिफ़ाइन करोगे, जो गिवन एंगल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप पॉइंट्स ऐड करोगे पीएलएस कैड के अंदर, उसे हम बोलते हैं रूट अलाइनमेंट डिज़ाइन करना, ठीक है जी? जैसे आप पीएलएस कैड के अंदर रूट अलाइनमेंट डिज़ाइन करते हैं तो ऑटोमैटिकली आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो बन जाती है, खुद से ही बन जाती है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। अब आप अपने प्रोफ़ाइल व्यू में जाते हो, उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हो, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्ट्रक्चर मॉडलिंग। आप अपना स्ट्रक्चर मॉडल करोगे। अब वही ऑप्शन आ गया आपके पास जो ऊपर थी, सेकंड नंबर पॉइंट जो था हमारा कि M1 लगाने हैं तो आप वो मॉडल करोगे, M4 आपने यूज़ करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो वो मॉडल करोगे। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। जो स्ट्रक्चर मॉडलिंग है M4 की, ये आपको थर्ड पार्टी से भी मिल सकती है। एक थर्ड डिज़ाइनर जिसने आपके लिए स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है? M4 स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन किया है। तो मतलब स्ट्रक्चर डिज़ाइनर भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। मतलब उसने डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए करनी है, ठीक है?
बहुत से ऐसे अच्छे लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास अपनी डिज़ाइन टीम्स भी हैं, ठीक है? ओके। अब अगर उन्होंने डिज़ाइन किया तो वो आपको M4 मॉडल्स प्रोवाइड कर देंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर ये हैं वो 3, 4, 5, 6 स्ट्रक्चर्स M4 स्ट्रक्चर जो यूज़ होंगे। आप उनसे वो मॉडल लेके वहाँ अब आप यूज़ करोगे, आप मॉडल नहीं करोगे, आप वही यूज़ करोगे। अदरवाइज़ उन्होंने आपको जस्ट डिज़ाइन कर दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर M1 स्ट्रक्चर भी यूज़ कर दो। फिर आप उनकी M1 स्ट्रक्चर की जो एसएलडीज़ हैं, सिंगल लाइन डायग्राम्स जो हैं स्ट्रक्चर की, उसके अकॉर्डिंगली M1 स्ट्रक्चर को आप मॉडल करोगे। दिस इज़ मॉडलिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप। मॉडलिंग करने के बाद आप स्पॉटिंग करोगे, ऑटोमेटिकली स्पॉट करो या आप मैनुअली स्पॉट करो। फिर आप क्राइटेरिया सेटिंग करोगे, वेदर केसेस हो गए, केबल टेंशन्स हो गई, फेस क्लियरेंस चेकिंग करनी है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, स्ट्रक्चर के लोड एनालिसिस करने हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, नॉर्मल कंडीशन, ब्रोकन वायर कंडीशन, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड क्राइटेरिया को डिफाइन करना। ठीक है? क्राइटेरिया आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आप स्ट्रिंगिंग करोगे पूरे प्रोजेक्ट की। स्ट्रिंगिंग आप उसे मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो पीएलएस कैड के अंदर, ठीक है? ओके, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट? स्टिंगिंग का मतलब होता है कि लूज़ कंडक्टर पड़ा है ना आपके रूलर्स के ऊपर। सैगिंग का मतलब होता है कि अब आपने उसको सैग कर दिया, देन यू हैव टू क्लिप। इमेजिन इन फिजिकली रिमूव द रोलर्स एंड क्लिप इट। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइक स्टिंगिंग एंड सैगिंग। उसके बाद आप अपनी क्लीयरेंसेस वगैरह को चेक करते हो, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को चेक करते हो, कंडक्टर की स्ट्रेंथ को चेक करते हो, एवरीथिंग इज़ हैप्पी, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज़ डन। अब आप उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग, ड्राफ्टिंग जो हमारी होती है ना, आप कह लेंगे सुर्खी पाउडर उसको लगाना, मेकअप करना, वो आप ड्राफ्टिंग पे जाओगे। अपनी रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करोगे, पीएनपी को एक्सपोर्ट करोगे, प्लैनेट प्रोफाइल्स को एक्सपोर्ट करोगे, 3D अपना जो व्यू है आपका 3D मॉडल जो है, उसको एक्सपोर्ट करोगे। अब मतलब डिलिवरेबल्स हैं, विन एंड वेट स्पैन जनरेट करोगे, स्टैकिंग टेबल जनरेट करोगे, स्ट्रिंगिंग चार्ट जनरेट करोगे, सेकंड टेंशन चार्ट जनरेट करोगे, क्लिपिंग रिपोर्ट्स को जनरेट करोगे। तो इट मीन्स ये क्या है, ये आपके प्रोसेस है। नाउ यू आर ईटिंग दैट वन डिलीवरेबल, यू आर गेटिंग दैट डिलीवरेबल। सो ये जो मैंने आपको बताया ये पूरे का पूरा क्या है, हो सकता है बीच में एक आध पॉइंट में कुछ स्किप कर गया हूँ। तो आप अगर चाहेंगे मेरे दूसरे लिंक्डइन या फेसबुक वगैरह पे, तो वहाँ मैंने एक आई थिंक ये डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक वहाँ चार्ट भी, फ्लो चार्ट भी वो किया था सीक्वेंस से रिलेटेड। लेकिन यही है मतलब मोरलेस यही चीजें हैं आपकी। तो ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हमारे पास। वो है कि हमारी फाइनल जो डिलीवरेबल्स होंगी वो क्या होंगी। वो मेरे ख्याल से मैंने आपको बातों बातों में अभी गिनवा भी दी कि जो फाइनल डिलीवरेबल्स होती हैं पीएलएस कैट की, उसका जो मेजर सबसे इम्पोर्टेंट पहला जिसे मैं बोलूंगा कि आउटपुट है वो है पीएनपी शीट्स, प्लान एंड प्रोफाइल शीट्स। ठीक है? जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि ओके ये है हमारी प्रोफाइल, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, ग्राउंड क्लियरेंसेस आर फाइन, अगर ओवरशेल क्रॉसिंग्स हैं तो फाइन, अगर रोड क्रॉसिंग्स है तो देयर इज नो क्लियरेंस वायलेशन, एवरीथिंग इज गुड। आपको प्लान भी नजर आ रहा है, प्रोफाइल भी नजर आ रही है, स्ट्रक्चर के सारे जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, हर स्ट्रक्चर के साथ लिखा हुआ है इसका विंड स्पैन क्या है, वेट स्पैन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, आपके पास इंटरमीडिएट स्पैन लिखे हुए हैं, नीचे बॉटम पे एलिवेशन लिखे हुए हैं, आप मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग इज विद यू। सो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि प्लान एंड प्रोफाइल शीट्स, सेकंड विन एंड वेट स्पैन रिपोर्ट, थर्ड स्ट्रिंगिंग चार्ट। इनिशियल कंडीशन साइट पे आप यूज करते हो, फाइनल कंडीशन जो होता है वो आप अपने रिकॉर्ड के लिए सबमिट करते हो, लेकिन आप साइट पर लोगों को इशू नहीं करोगे, सही है? उसके बाद स्टैकिंग टेबल, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिकली जब आपने फील्ड में काम करना है ना, फिजिकली, तो स्टैकिंग टेबल इज द फर्स्ट थिंग जो कि आप सर्वेयर्स को प्रोवाइड करते हो। उसके अकॉर्डिंगली वो फिजिकली फील्ड में जाके स्पॉटिंग करेंगे, पहले पैग लगाएंगे और आप एज अ डिजाइनर या जा क्रॉस चेक करोगे कि ये जो लोकेशन है फाइन है कि नहीं है, ठीक है? ओके, तो ये है हमारी डिलीवरेबल्स, ठीक है? क्लिपिंग रिपोर्ट भी एक होती है हमारी, कुछ प्रोजेक्ट के अंदर वो भी मांगते हैं, जब आपके पास अनइवन एरियाज होते हैं तो क्लिपिंग रिपोर्ट्स भी वो मांगते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है कि रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर साइट विजिट। ठीक है? अब ये जो सारी बातें हैं आप इनको 2-3 तरीकों से रिलेट करें कि क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं और आप, ज़रूरी नहीं है कि जितना डिटेल में मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ आप उतना बताएँगे। ये मैं आपके विज़न, आपको आपकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसे समराइज़ करके अपने अल्फाज में 2 अल्फाज में बता सकते हो। लेकिन जब तक आप माइंड यहाँ से क्लियर नहीं होगा, शॉर्ट वर्ड अगर मैं आपको बता दूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप जब उन्हें बताओगे तो बस जैसे है कि रट्टे रटाए तोते की तरह आप बोल तो दोगे, लेकिन जब आपसे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो यू आर स्टक, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने बोल दिया था। मैंने भी आपको ऐसे बस बोल के आंसर कर दिया था, एक्सप्लेनेशन नहीं थी दी।
तो इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा ये टाइम लेके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझो और फिर उनको फ्यूअल वर्ड्स के अंदर आप उनको उसका रिप्लाई दे दो अपने अल्फाज में, ठीक है? मेरी बातों से आप क्या लोगे, आप आइडिया लोगे, ठीक है? आप इससे वो अपनी क्लैरिटी लोगे, माइंड की क्लैरिटी लोगे मेरी बातों से, ठीक है? और आंसर आप अपने अंदाज़ में कर सकते हो। फ्यू अल्फाज फ्यू वर्ड्स के अंदर आप कर सकते हो। कौन-सी हमें रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं साइट के ऊपर जाने के लिए? अगेन आपका यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? आपका यहाँ आंसर होना चाहिए इट डिपेंड्स, ठीक होगा? सिर्फ इतना ही नहीं कहना है इट डिपेंड्स मतलब आगे चीज़ें आ रही हैं जो आपने बोलना है मतलब पक्का सा मुँह करके अगर यही कह देंगे इट डिपेंड्स सिंपली तो बोलेगा अच्छा, तो फिर आपकी जॉब भी इट डिपेंड्स, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इट डिपेंड्स के बाद आपने क्या बोलना है। आप बोलेंगे कि सर इट डिपेंड्स कि हम किस स्टेज में हैं, मतलब कि वर्किंग की किस स्टेज में हैं। तो अब आपने बोलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये अब आप उनको बोलेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट पे हो, तो फिर आपको जो चाहिए डॉक्यूमेंट सिर्फ़ एक ही चाहिए। सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप साइट विज़िट पे जा रहे हो, ठीक है? वो है स्टैकिंग टेबल, ठीक है? उसे कुछ लोग स्ट्रक्चर लिस्ट बोलते हैं, कुछ स्टैकिंग टेबल बोलते हैं। उसमें स्टैकिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? अभी अगर आप जनरेट करके भी देखोगे, तो आपके पास स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, सस्पेंशन है, टेंशन है, क्या उसकी ओवरऑल हाइट है, क्या लेग एक्सटेंशन यूज़ हुई है, क्या बॉडी एक्सटेंशन यूज़ हुई है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसके ईस्टिंग क्या है, नॉर्थिंग क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? उस जगह के ऊपर हमने सीपी लोवरिंग की है कि नहीं? कहीं मतलब उस जगह पे हमें डिमोलिश करके नेचुरल सरफेस को नीचे लोवर करने की ज़रूरत है या कि नहीं? कहीं उस जगह के ऊपर हमें कोई प्लेटफ़ॉर्म प्रिपरेशन करके उसके ऊपर टावर लगाने की जगह ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही होती है? स्टैकिंग टेबल से मिल रही होती है। तो आपका पहला विज़िट हुआ साइट के ऊपर, आपको क्यों चाहिए ये? आपको इसलिए चाहिए कि वो स्टैकिंग टेबल आपके सर्वेयर ने या आपके कॉन्ट्रैक्टर के सर्वेयर ने साइट पे जाके उसने उन जगहों को जहाँ-जहाँ वो स्ट्रक्चर्स आने चाहिए उसने मार्क किया फिज़िकली वहाँ पेग लगाए। अब एक टीम जाएगी, जत्था जाएगा, वो चल के देखेगा कि यार लेट्स सी कि जो लग जगह हमने सिस्टम में चूज़ की है, कंप्यूटर के अंदर जो हमने चूज़ की, वो प्रैक्टिकली फ़िज़िबल है कि नहीं है। क्या मतलब इसका? कि जहाँ आप वो टावर को स्पार्क कर रहे हो, वो कोई ऐसी मतलब स्टेबल जगह है या कि लूज़ सॉइल है या कि वाटर फ्लो वैली वाला एरिया है या कि एग्ज़ैक्टली उस जगह के ऊपर जहाँ आपने वो टावर को स्पार्क कर रहे हो, वहाँ वेरी नियर बाय कोई दूसरी अंडरग्राउंड यूटिलिटी है, जो कि जब आप अपनी स्ट्रक्चर की एक्सक्वेशन करोगे, उसकी लेग्स की एक्सक्वेशन करोगे, पिट मारोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इट मीन्स यू हैव टू मूव योर स्ट्रक्चर इन फोर्समैन और बैट्समैन। ठीक है? अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू डैमेज द अदर यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली इंस्पेक्शन का जो पर्पज़ होता है, वो ये होता है कि जो जगह आपने अपने स्ट्रक्चर के लिए चूज़ की है, वो जगह इटसेल्फ वो अच्छी है या नहीं है। स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के हवाले से अगर बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप के ऊपर आपने वो जगह चूज़ कर दी और उससे 10 मीटर आगे आपको एक बड़ी अच्छी माउंटेनियस सी जगह मिल रही थी कि जिसके ऊपर आप बड़ा अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म बना सकते थे। तो व्हाई श देन यू मस्ट गो टू दैट लोकेशन, नॉट एट दैट स्टीप पोज़ीशन। व्हाई? कि यहाँ आप अपने प्लेटफ़ॉर्म को प्रिपेयर करोगे वर्किंग करने के लिए, लोअर लेग के लिए, अपर लेग के लिए, अगर आप मल्टीपल भी अनइवन प्लेटफ़ॉर्म बनाते हो, तो भी आपकी डिमोलिशिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है? और आप थोड़ा-सा 10 मीटर, 10 मीटर्स अगर आप बैक स्पैन या फोर स्पैन में जाते हो, तो आप बहुत लेस एफर्ट्स के साथ अपने प्लेटफ़ॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हो, अपने स्ट्रक्चर के लिए। तो इट मीन्स यही चीज़ें होती हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, जो वेरी फर्स्ट जो स्टेज होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम थोड़ा-सा आगे चले गए। मतलब आप रिपोर्ट्स की बात करो ना, तो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका था, डिलिवरेबल्स भी मिल चुकी थी। अब साइट विज़िट के लिए आपको क्या-क्या चाहिए, ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर सेकंड जो चीज़ है, अब सोचें कि अब आप सेकंड फेज़ आपकी क्या होगी? यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी इन द सेंस यू आर सेइंग ओह वेरी गुड, आपकी जो स्पॉटिंग है, टावर स्पॉटिंग इज़ वेरी नाइस। उसके अकॉर्डिंगली अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशंस है। तो जब आप फाउंडेशन आपकी वो बोलेंगे अच्छा ये लेग ए है, ये लेग बी है, ये लेग सी, ये लेग डी है इन केस ऑफ योर लेटेस्ट टावर, राइट? तो अब आपके पास उस चीज़ को इंस्पेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? सोचें ज़रा। उसको इंस्पेक्शन करने के लिए आपके पास फाउंडेशंस की ड्राइंग्स होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप देखोगे कि भई आप इस जगह के ऊपर इस टावर की जो लेग एक्सटेंशन है या जो बॉडी एक्सटेंशन्स है, वो 3 मीटर बॉडी एक्सटेंशन, 4 मीटर लेग एक्सटेंशन, ओके?
तो 3 मीटर बॉडी और 4 मीटर लेग एक्सटेंशंस के लिए आपकी जो जो फाउंडेशंस हैं, उनके बैक टू बैक कितने होने चाहिए? उनका डायगोनल कितना होना चाहिए? ये दोनों चीज़ें प्लेन में क्या होंगी, और अगर अनइवन लेग्स हैं, तो उनका बैक टू बैक हर लेग का फिर अलग-अलग होगा, बैक टू बैक और डायगोनल, ठीक है? वो फिर कितना होगा? उनके स्टब टॉप टू स्टब टॉप क्रॉस चेक डिस्टेंसेस कितने होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो मिलेंगी आपको? ये आपको फाउंडेशन की ड्राइंग के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और बाकी जो थोड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें चाहिए, हम खुद कैलकुलेट करते हैं, सर्वेयर मैनुअली कैलकुलेट करता है टू साइडेड ट्रायंगल्स को सॉल्व करके, तो उसकी बेस क्या होती है? यही ड्राइंग्स होती हैं, मतलब फाउंडेशन ड्राइंग्स। नाउ 2 चीज़ें ऐड होगी ना आपके पास, कि आपने उसके सेंटर के पोज़ीशन को भी क्रॉस चेक करना था, और फाउंडेशन जो पिट है उनकी लोकेशंस को भी आपने चूज़ करना था। तो इसका मतलब आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्टैकिंग टेबल, और आपके पास फाउंडेशन की ड्राइंग्स होनी चाहिए, और फाउंडेशंस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो आपके पास पूरी फाउंडेशंस की ड्राइंग्स होनी चाहिए। थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अब आप फाउंडेशन आपकी कास्ट हो गई, अब आपकी बारी आ रही है, आप ऊपर चलने जा रहे हो अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो, सही है? तो अब आपके पास टावर की जो शार्प एंड डायरेक्शन ड्राइंग्स होती हैं, आपके पास वो होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे ना, कि ये जो हमारे किस केज पे, किस बॉडी के ऊपर हमारी क्या ड्राइंग के अकॉर्डिंगली हमारे कैसी सी कॉन्फ़िगरेशन में कैसे केज जुड़ेंगे, कैसे लेग्स जुड़ेंगी, तो उसके लिए आपके पास शार्प शार्प एंड डायरेक्शन ड्राइंग्स होनी चाहिए, ठीक है? हो गए, आपका टावर खड़े हो गए, ठीक है? नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट इससे प्रोसेस है आपका स्टिंगिंग। तो स्टिंगिंग के लिए आपके पास अब क्या होगा? अब आपके पास एक और चीज़ ऐड होगी। क्या चीज़ ऐड? मतलब आप पीछे वाली चीज़ों को आप छोड़ते जा रहे हो, वो उनकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप साइट विज़िट पे जाते हो स्टिंगिंग प्रोसेस के लिए, तो आपके पास स्टिंगिंग चार्ट होना चाहिए, ठीक है? आपके पास इनिशियल कंडीशन स्टिंगिंग चार्ट होना चाहिए, ठीक है? इसके इससे देख के आप देखेंगे कि अच्छा आपने कौन से स्पैन के अंदर अभी आप स्ट्रिंगिंग कर रहे हो। अच्छा जी, वो बोलेंगे टावर नंबर 30 टू टावर नंबर 45, इन बिटवीन वी हैव सस्पेंशन स्ट्रक्चर्स, ओके। ओके, आप इसमें करने जा रहे हो। राइट नाउ इस वक़्त एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है हमारे पास? जो भी टेम्परेचर होगा आप देखोगे, और आप स्ट्रिंगिंग चार्ट पे देखोगे, तो वहाँ इस टेम्परेचर पे अगर मैंने इस स्पैन के अंदर, स्पेसिफिक स्पैन के अंदर किसी में भी, जैसे कि 350 मीटर का स्पैन है, तो उस स्पैन के अंदर जब मैंने सैग मशीन लगा रहा हूँ, तो उसमें मेरी सैग की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो क्या आपके सैग मैंने वही सैग की वैल्यू वहाँ एडजस्ट की हुई है? अगर नहीं की, तो यही है ना इंस्पेक्शन, अगर आप की बात करें तो ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो जब आपके पास ये चीज़ हो गई, तो उसके बाद आपके पास जो चीज़ें आती हैं, फिर ऑफसेट क्लिपिंग है, जो कि सिर्फ़ हिली एरिया में होती है। आप देखोगे कि यार, अगर ये हिली टेरेन है, तो इसमें आपके पास जो ऑफसेट जो क्लिपिंग है, वो हमें चाहिए होती है। अगर हम नहीं करेंगे, तो आफ्टर क्लिपिंग जब आप रिमूव करोगे, रूलर्स क्लिप करोगे, वो उसी जगह के ऊपर अगर, तो रिमूवल के बाद वो या इधर होगा थोड़ा-सा, या थोड़ा-सा इधर होगा। क्योंकि वो जो अनइवन एलिवेशंस की वज़ह से होता है, वो ऑफसेट क्लिपिंग में जो ऑफसेट दिया होता है, वो हमारी हेल्प करता है उसके लिए, ठीक है? तो आपके पास फिर वो ऑफसेट क्लिपिंग की जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ जो मैं भूल गया इसमें से, वो ये था कि आपकी जो भी एक्टिविटी आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आपके साइट के ऊपर परफ़ॉर्म हो रही है, उससे पहले उसका एक वर्किंग प्रोसीजर होता है, जो कि अभी आगे थोड़ा-सा आएगा, वो मैं उसमें ज़्यादा कोलैबोरेट करूँगा जाके। तो वो जो वर्किंग प्रोसीजर्स है, जो जब वो वर्किंग डन होने जा रही है वहाँ, तो वो आपके पास वो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास एक क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है, वो है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की फाउंडेशंस होती हैं। हम वो कब और क्यों चूज़ करते हैं? और मेनली जो मुझसे क्वेश्चन किया, जो मेरे पहले स्टूडेंट हैं, फेलो हैं, उन्होंने बोला था जी कि पैरेंट चिमनी या पाइल फाउंडेशन। तो ये हम दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब कब हम करते हैं? उन्हें पता है कि डिफरेंस क्या है, लेकिन व्हाई? व्हेन वी चूज़, उनका क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन सिंपल है, जब हमारे पास हार्ट स्ट्रैटा जो होता है, हार्ट स्ट्रैटा, वो हमें अगर लो लेवल पे शैलो डेप्थ में मिल जाए, तो हम पैरेंट चिमनी फाउंडेशंस की तरफ जाते हैं। हार्ट स्ट्रैटा में जैसे पैरेंट चिमनी हो गई, रॉक ब्लॉक हो गई, ये फाउंडेशन जो हैं, हार्ट स्ट्रैटा है आपके पास, तो आप इनकी तरफ जाओगे, ठीक है? और अगर आपको हार्ट स्ट्रैटा मिला मे बी 10 मीटर बिलो, 20 मीटर, 30 मीटर नीचे चल के आपको हार्ट स्ट्रैटा मिल रहा है, ग्राउंड जो, ठीक है? क्योंकि फाउंडेशन का मकसद क्या होता है? जो भी आपके पास पूरे का पूरा लोड आ रहा है, टावर का या वायर्स का, जितना अकोमोलेटिव लोड आ रहा है, उसे ग्राउंड में आपने ट्रांसफर करना है, और सेफ वे में करना है, कि सेटलमेंट नहीं हो। ये होता है ना हमारा फाउंडेशन के ऊपर लोड ट्रांसफर। तो अगर आपके पास ज़मीन ही दलदली थी, लूज़ थी, और आपने वहाँ शैलो फाउंडेशन बना दी, तो और जब आपने शैलो फाउंडेशन भी बनाई,
तो उसके नीचे अगर वो लूज़ साइल है, तो उसके लिए फिर आप पैड कितना को बड़ा बनाओगे? आपके पास एक लिमिट है ना, मतलब आप कहते हो कि ठीक है, मैं पैड एंड चिमनी ही लेके जाऊँगा, तो इट्स ओके। अगर वहाँ मेरी लूज़ साइल है, तो मैं अपना जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है, मैं उसे बढ़ा देता हूँ ना नीचे से, उसका पैड बड़ा कर दो। कितना को बड़ा करोगे? अगर आप इतना बड़ा कर तो प्रैक्टिकली भी तो देखना ना आपको, पॉसिबल भी है या कि नहीं? ठीक है? तो इसलिए मतलब जहाँ आपके पास ग्राउंड का स्टेटा अच्छा होता है, हार्ड होता है, तो हम पेरेंट्स मिलने के लिए या रॉक ब्लॉक वगैरह के लिए जाते हैं। और जहाँ हमारे पास हार्ड स्टेटा हमें डीप मिल रहा होता है, कैसे हमें पता चलता है कि डीप मिल रहा है? हम साइट के ऊपर फिज़िकली टेस्ट पिट मारते हैं, ठीक है ना? ज्योग्राफिकल जो आपके पास जियो लोकेशन जो आपके पास एक ग्राउंड में हम टेस्ट पिट नहीं लगाते, जियोलॉजिकल सर्वे करके हम वहाँ अपने पिट लगाते हैं, ठीक है? वहाँ से हमें पता चलता है कि पहला मीटर कैसा है, जो सेकंड आपकी जो रिपोर्ट आपको बता रही है सेकंड मीटर कैसा है, थर्ड मीटर कैसा है, वहाँ आपकी जो स्ट्रैटा जो है ग्राउंड का उसकी मतलब हार्ड है, सॉफ्ट है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर स्ट्रैटा। तो वो उससे हमें पता चलता है कि वेरी गुड, हमें अगर 15 मीटर नीचे चल के 15 मीटर नीचे चल के हमें हार्ड स्ट्रैटा मिल गए, तो फिर हम कहते हैं कि ओके, पायल तो यहाँ तक ही डिज़ाइन होगी। अब उसके ऊपर हम देखेंगे कि ओवरऑल लोड्स कितने आ रहे होते हैं, फिर हमें कितनी पाइल्स चाहिए। सम टाइम ऊपर हमारे पास एक पैड आ रहा होता है, उसके नीचे मल्टीपल पाइल्स होते हैं और सम टाइम हम एक बिग एंगुलर डायरेक्शन में, वर्टिकल नहीं, एंगुलर जो हमारी लेग आ रही होती है ना लैटिस फाइबर, उसी की लेग की डायरेक्शन में भी हम जो है वो पाइल कर देते हैं। लेकिन वो पाइल डिज़ाइन एक सेपरेट वो टॉपिक आ जाता है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये उसकी मेन कंसिडरेशंस होती हैं हमारे पास। फिर है व्हाट इज़ मेथड स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़। मेथड स्टेटमेंट, अभी मैंने आपको ऊपर बोला था ना कि हमारे पास कोई भी जो एक्टिविटी साइट पे परफॉर्म हो रही होती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। मेथड स्टेटमेंट, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इवन यहाँ कि जब आप फिजिकली साइट के अंदर पहला सबसे जो काम आपका होता है वो क्या होता है? सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो इवन आपको अपने क्लाइंट्स को या कंसल्टेंट को ये भी सबमिट करना होता है कि व्हाट विल बी मेथोडोलॉजी, हमारी सर्वे करने की मेथोडोलॉजी क्या हो, हम कौन से इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, हम किस बेस से डाटा लेंगे, बेस कहाँ अपनी फिक्स करेंगे हम, ठीक है ना? कितने जीपीएस यूज करेंगे, ओके, और कितने बंदे होंगे, क्या हमारी टीम होगी, डेली हम किस तरह से सर्वे करेंगे, कितना सर्वे मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो फिजिकली प्रैक्टिकली जो आप फील्ड में करने जा रहे हो, वो सारी चीजें आप बताओगे। फिर अगर उस काम के दौरान कुछ सेफ्टी हैजर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है ना? क्या हैजर्ड्स हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड हैं, आप वो भी लिखो। जो असेसमेंट होती है सेफ्टी की हमारी मेथड स्टेटमेंट के अंदर वो भी लिखी होती है कि क्या हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड हैजर्ड्स क्या हैं और उनको उनसे बचने के लिए आप क्या तदाबीर यूज़ कर रहे हो? आप क्या सारे सुनने वाले इसमें हैं इंडियन और पाकिस्तानी भी, पाकिस्तानी को तो मे बी तदाबीर की समझ आ जाए, आई डोंट नो। जो उर्दू स्पीकिंग नेटिव हैं यहाँ, उन्हें पता तदबीर मीन्स के तरीका, प्रोसीजर, ठीक है? वो आप क्या वो यूज़ करोगे, सही है? तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो वो होती हैं, ये हमें कंसीडर करनी होती हैं। हर एक्टिविटी की एक मेथड स्टेटमेंट बनती है। आप साइट के ऊपर स्टब सेटिंग करने जा रहे हो, कंक्रीट पोरिंग करने जा रहे हो, आप टावर की इरेक्शन करने जा रहे हो, आप स्टिंगिंग, सैगिंग, व्हाटएवर जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हो, ईच सिंगल एक्टिविटी की आपके पास मेथड स्टेटमेंट बनती है। आप सबमिट करते हो, उसके अंदर कुछ फ्लॉज़ हों, प्रोसीजर उनको पसंद नहीं है, कंसल्टेंट को अप्रूव नहीं करेगा, बोलेगा ये चीज़ें हैं, करेक्ट करके भेजो। मतलब आप साइट पे फिजिकली काम कर ही नहीं सकते उतनी देर तक, जितनी तक आपके पास उस एक्टिविटी की मेथड स्टेटमेंट, अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट नहीं है और आपके साइट इंजीनियर के पास वो मेथड स्टेटमेंट साइट के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। जो भी आपका कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ये प्रोसीजर होता है। मुझे बाकी कंट्रीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई बिलीव सऊदी अरेबिया में भी होता है, येस सऊदी अरेबिया में होता है। बाकी जगहों के ऊपर आप आई डोंट नो कि आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीजर होता है, ठीक है ना? तो किसी जगह के ऊपर वो रिस्पेक्ट नहीं भी दे सकते, लेकिन मोस्टली वो देते हैं। इंसुलेटर क्लिपिंग क्या होती है, ठीक है ना? इंसुलेटर क्लिपिंग ये एक फंक्शन है पीएलएस कैड के अंदर, जब आप जाते हो पीएलएस कैड की जब आप सेक्शन मॉडिफिकेशन में जाते हो ना, सेक्शन मॉडिफिकेशन में, तो बिल्कुल बॉटम नीचे जो लिखा होता है, वो ये लिखा होता है कि इंसुलेटर क्लिपिंग। अच्छा, इसका ये भी एक छोटा-सा क्वेश्चन था जो भाई हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा था। तो करते क्यों हो आप? देखें,
आप इसको अगर मैं ईज़ी अल्फ़ाज़ में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो जब आप अपना स्टेप्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोग्राम का जो एक फीचर है पीएलएस कैड के अंदर या किसी और में भी आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपने एफई के अंदर चीज़ों को रन करना है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के अंदर आपने रन करना है। तो वो तब तक नहीं उस तरीके से परफ़ॉर्म कर सकेगा जब तक आपने उसको क्लिक नहीं किया, ठीक है? अब जब आप क्लिक करते हो इसको अगर मैं बिल्कुल सादा से अल्फ़ाज़ में समझाऊँ, बहुत ज़्यादा सादा अल्फ़ाज़ में कि हम ये करते क्यों हैं और इसका मतलब आउटकम्स क्या होंगे? तो वो ये हैं कि अगर आपने क्लिप नहीं किया हुआ तो जो सॉफ्टवेयर समझेगा ना उस चीज़ को, यही समझेगा कि आपका कंडक्टर प्रॉपर्ली स्टिंग भी हुआ है, सैग भी हुआ है, लेकिन वो इस वक़्त रूलर्स के ऊपर ही पड़ा हो। अब बात को समझिए कि वो जो आपकी वाई है वो रूलर्स के ऊपर ऐसे पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 इमेजिन करें कि आपके पास 2 स्ट्रक्चर्स हों और उन 2 स्ट्रक्चर के मिड में कोई कौवा बैठ जाए, ठीक है? 1 बैठे, 2 बैठे, जैसे-जैसे वो कौवे बैठ रहे हैं उसके ऊपर या कोई उसके ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो क्या होगा? जो साइडों वाले सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आपका कंडक्टर किस पे पड़ा हुआ था? वो आपका पड़ा हुआ था रूलर्स के ऊपर। तो वो क्या होगा कि जैसे उसके ऊपर कोई वज़न आएगा लोड पॉइंटेड लोड आएगा इन द मिड ऑफ स्पैन, तो क्या होगा कि वो कंडक्टर नीचे जाएगा, इंसुलेटर आपका बिल्कुल सीधा ही रहेगा, लेकिन वो जो वायर है उससे थोड़ी-सी टिप में चली जाएगी, ठीक है? वो आपकी उस स्पैन के अंदर थोड़ी-सी टेंशन इंक्रीज़ करके वो उसको क्या करेगा, उसी लोड को वो ट्रांसलेट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आगे वाले स्पैन में, पीछे वाले स्पैन में कि हाँ यार, अब इसको बियर करो, ठीक है? लेकिन इन रियल केस सिनेरियो ऐसा नहीं होता। जब आप इमेजिन करें ना, उसमें क्या होगा कि आपके जो कंडक्टर्स हैं, वो इंसुलेटर के साथ इवन सस्पेंशन या टेंशन व्हाटएवर, ठीक है? वो क्लिप होते हैं, रिजिड बिहेवियर होता है। अब अगर वो रिजिड बिहेवियर है, इमेजिन करो कि आपके मिड ऑफ द स्पैन में कोई भी पॉइंटेड लोड गिरा आपकी उन वायर्स के ऊपर या आप 10-12 बंदे आप लटक गए कंडक्टर के साथ विद प्रॉपर सेफ्टी, ठीक है ना? सेफ्टी का ख़्याल करते हुए, आप लटके उसके नीचे। तो जब लटके आप तो उससे क्या होगा? इमेजिन करें जब आप मिड ऑफ स्पैन में लटके तो जो राइट साइड पे स्ट्रिंग थी, आई स्ट्रिंग थी, लेफ्ट पे जो आई स्ट्रिंग थी, वो थोड़ी-थोड़ी सी अंदर की तरफ टिल्ट हो जाएँगी, दोनों साइडों से अंदर की तरफ टिल्ट होंगी। अब आप ये देखें कि वो जो अंदर की तरफ थोड़ी-थोड़ी सी टिल्ट हुई हैं, क्या इसका बिहेवियर स्ट्रक्चर के ऊपर वही नॉर्मल बिहेवियर रहेगा कि जो पहले था? नहीं। पहले आपका फोर स्पैन एंड बैक स्पैन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थी। अब क्या हुआ? अब ये जो स्ट्रिंग इधर की तरफ आई है, ये उसने दूसरे वाले स्पैन को भी खींचा। हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हैं इक्विलाइज़ करने की, लेकिन ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इक्वली। आपकी स्ट्रिंग अंदर की तरफ वो इंक्लाइंड हो जाएगी दोनों तरफ से और आपके स्ट्रक्चर के ऊपर एक अनबैलेंस्ड लोडिंग की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है? अनबैलेंस लोडिंग की कंडीशन आ जाएगी, सही है? अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो मैंने पहले अपनी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट रन की थी वो और अब इस अंडर दिस फाइनाइट एलिमेंट बिहेवियर अंडर माय क्लिप कंडीशन इनमें फ़र्क होगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपने इंसुलेटर को क्लिप करोगे नहीं, जो कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन मॉडिफिकेशन में जाके अगर आप देखेंगे तो नीचे बिल्कुल बॉटम पे लिखा होता है। आप क्लिप नहीं करोगे तो वो रूलर वाले कांसेप्ट पे पड़ा होगा। लेकिन अगर आप अब आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं ना कि आपके पास होगा इनिशियल एफई, क्रीप एफई, लोड एफई। इसका मतलब क्या है? सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है कि जब आप उसको क्लिक कर दोगे ना, तो अब आप उसे बोलोगे कि ये फाइनाइट एलिमेंट जो है एनालिसिस वो मेरे लिए रन करो विद द कंसिडरेशन ऑफ कि ये इनिशियल एफई है। मतलब आज के इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल कंडीशन के अंदर कंसिडरेशन करते हुए मेरे एफई एनालिसिस को रन करो और वो उनको रिजिड बिहेवियर कंसीडर करते हुए सैग एंड टेंशन चार्ट की जो रिपोर्ट आपको देगा, जो स्ट्रक्चर के लिए हमें चाहिए होती है, वो उस तरीके से देगा। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे जब आप उसे बोलोगे कि आप मुझे क्रीप के अंडर दो, तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। आप जब बोलोगे अंडर लोड, तो लोड में फर्दर 2 कंडीशंस आती हैं। कि आप अंडर लोड आइस की बात कर रहे हो या कि अंडर लोड आप विंड की बात कर रहे हो। क्योंकि विंड जो है, विंड प्रेशर के अंडर भी जो चीज़ें आती हैं, वो भी कंसिडरेशंस क्या होती हैं, वो भी लोड की कंडीशंस कंसीडर की जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने सॉफ्टवेयर से बोला कि मेरे लिए 3 एनालिसिस रन करो, येस, वन बाय वन, ठीक है ना? तो उन तीनों के रिजल्ट्स आपके पास डिफरेंट होंगे। सेकंड टेंशन के वैल्यूज़ भी डिफरेंट होंगी। जो आपके पास वेक्टर लोड्स आ रहे होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, इनिशियल में आपके पास कुछ और पुल आ रही है, क्रीप में आपके पास कुछ और उसमें पुल आ रही है, ठीक है? और जब आपके पास विंड में आप जा रहे हो, तो उसपे कौन-कौन से फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं ना, सोचें ज़रा, वो भी आ रहे हैं। आइस एक्युमुलेट हो गई आपकी वाल के ऊपर, उससे कुछ और हो गए।
तो उन कंसिडरेशंस के लिए हमें इंसुलेटर को क्लिक करना पड़ता है। हो सकता है कुछ और भी इसमें मतलब वो रीज़न या कंडीशंस हों, जो कि मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो मेरे इल्म में थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये है जी, हाउ ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियर असिस्ट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज़ल, वेरी इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली वहाँ जाओगे भी तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ओके, मतलब यू आर गोइंग टू कमिट समथिंग, और कमिटमेंट करने जा रहे हो ना। तो उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियर है, नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी असिस्टेंस कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो सकती है। ये केस टू केस चीज़ें चीज़ें वेरी करती हैं। मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल नंबर 1, कि आपके पास पूरे का पूरा एक डिज़ाइन था जो थर्ड पार्टी से हुआ हुआ था, वो आपके पास आ गया, या आपकी एक टीम ने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उन्होंने दूसरी प्रपोज़ल टीम को दे दिया, और उस प्रपोज़ल टीम में आप एक मेंबर हो, ठीक है? और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उन्होंने आपको बताया कि भाई साहब, आप ऐसे करो, आप बैठो, आप ना ये हमें बताओ कि ये एक ब्रेकडाउन बनाओ। इस पूरे की पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, इनका ब्रेकडाउन आप बनाओ हमारे लिए, और उस ब्रेकडाउन में हमें बताओ, एमएस प्रोजेक्ट यूज़ करो, प्राइमावेरा यूज़ करो, जो भी है एक पूरा ना हमें बताओ कि इसके अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ पैरेलल होंगी, कौन-कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें आप ये बताओ। क्यों? क्योंकि हम ये जो बनाने जा रहे हैं टेंडर, हमने इसे फ्लोट करना है, और फ्लोट करने से पहले हमें इंटरनली पता होना चाहिए, तो रियल सिनेरियोज़ के ऊपर प्रैक्टिकल बेसिस पे पता होना चाहिए कि ये काम कितने ड्यूरेशन का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 4 इयर्स का है। एनालिसिस करो, बताओ, इसका पूरे का पूरा जो है फ्लो चार्ट बनाओ। हमें बताओ कौन-सी एक्टिविटी प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर अब ये बना कौन सकता है? इसको वो इंजीनियर बना सकता है कि जिसे पता है, जिसके पास प्रैक्टिकल वो ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियर जिसे प्रैक्टिकली नॉलेज है कि कौन-सी एक्टिविटी कितना टाइम लेती है, कौन-सी एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं, ठीक है? और कितने रिसोर्सेज़ यूज़ करके हम अपने टाइम पीरियड को कम भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इन हैंड एक्स, वाई, ज़ेड व्हाटएवर रिसोर्सेज़ हैं, तो उसके साथ हम इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में मीट कर सकते हैं, ठीक है? आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, और ये भी आपकी एक असिस्टेंस है, किसको? अपनी हायर मैनेजमेंट। क्योंकि लेटर ऑन आपकी ये असिस्टेंस जो है, ये एट द एंड रिप्रेजेंट होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी कहाँ? कि यू वाज़ द वन हू डिसाइडेड कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है? एक तो ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कैसे असिस्ट कर सकते हो? पूरे का पूरा डाटा आपके पास आ गया, सारी चीज़ें आ गई, वो आपसे बोलेंगे कि अच्छा, आप सिर्फ एक काम कर दो। आप हमें ये बता दो कि इसके अंदर कितने मैन पावर यूज़ होगी, सिर्फ इतना बता दो, टाइम पीरियड छोड़ो, कि मैन पावर कितनी इस पे लगेगी, और रिसोर्सेज़ कितने इस पे हमारे यूटिलाइज़ होंगे, आपकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। थर्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कैसे आप असिस्ट कर सकते हो कि आपको सारी चीज़ें बनी-बनाई मिली। आपको बोला जाए कि सर, जो है ना, कैश का फ्लो चार्ट वो हमें बना के दो। मतलब कि हमारे इसके ऊपर जो जो कास्ट जो फ्लो चार्ट है वो हमें बताओ कि ये रियली कितनी, ये हमें कास्ट का प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर फिर फर्दर वो आएँगे कि इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या होगा, आपके ओवरहेड्स क्या होंगे, जो रियल कास्ट एनालिसिस है, आप वो करके अपनी मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि जब आप उस प्रोजेक्ट को फ्लोट करने जा रहे हो, फ्लोट करने जा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसके ऊपर आपने आपकी गिवन बीओ के ऊपर उन्होंने आपको रेट कोट करना है। तो यू वांट टू सी कि एक्चुअली इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है इतनी होगी, और इतनी कॉस्ट में ये मुकम्मल किया जा सकता है। तो कौन-सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है कि जो कि उसके नियर है, ठीक है? किससे हमने नेगोशिएट करना है, और किसको टोटली हमने, कुछ ऐसे होंगे कि जो अंडर कोट करेंगे, इंतहाई अंडर कोट करेंगे। तो आपको यूँ करके पता चलेगा कि ये तो मतलब इनको तो पता ही नहीं है। ये तो मतलब उस लेवल पे नहीं है, उस कैटेगरी में ही नहीं आते, कि ये तो आप टेक्निकली 2 ही चीज़ें होती हैं ना मोस्टली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी टेक्निकल असेसमेंट होती है, और फिर आपकी फाइनेंशियल सेकंड फेज़ में आप जाते हो। पता नहीं इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, मेरे ज़हन से निकल गया। बस टेक्निकल असेसमेंट होगी, और फिर आपकी इवैल्यूएशन होगी आपकी कास्ट की, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि पहले आप टेक्निकली आप चेक करेंगे कि नहीं यार, इन्होंने तो इतना किया है, और ये जो हमें बता रहे हैं, ये नो, दे आर नॉट टेक्निकली स्ट्रांग, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है। और फिर सेकंडली आप कास्ट के कंपैरिजन में जाते हो, और आपको पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो कास्ट किया ये रीजनेबल है, ये थोड़ा सा इन्होंने हाई कोट कर दिया है, चलो इन दो पार्टीज के साथ निगोशिएट करो। या अगर आपने निगोशिएट, अगर आप ऐसी कंपनी ऐसे रीजन में है कि आप पीपल निगोशिएट नहीं करते, वो पीपल नहीं निगोशिएट करते, तो वो क्या करेंगे, सिंपली बोलेंगे हाँ, यू आर द लोएस्ट वन, क्योंकि आपने अब डिसाइड किया, आपने देखा,
उनकी मतलब रेपो अच्छी थी, टेक्निकली वो ओके थे और फाइनेंशियली भी मतलब वो आपकी उस लिमिट के अंदर थे, जो आपने पहले से ही एनालिसिस करके रखी हुई थी अपने पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप प्रपोज़ल के अंदर किस फ़ेज़ के अंदर वो जा रहे हो। तो हो सकता है कि सिंपली आपके असिस्टेंस ये भी हो सकती है कि नई प्रपोज़ल आई, उन्होंने बोला कि हाँ जी, यू आर अ ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियर, वेरी नाइस, कम design this project for us and give us BOQ and BOM, bill of material and bill of quantities, give us, this is your assistance in our project, add this one। तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी हो सकती है कि डिजाइन करना, BOQ प्रिपेयर करना, बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना, रिसोर्सेज कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपकी असिस्टेंस हो सकती है कि जब पूरे आपको सारे के सारे प्लंदे आप बना रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, उसकी ऑर्डरिंग वगैरह के लिए, ठीक है? तो वो जो आप डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर भी आपकी असिस्टेंस हो सकती है। ओके। अभी हमारे पास है जी लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमारी तरफ व्हाट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वंस कंस्ट्रक्शन इज डन। आखिरी काम क्या होता है? सारी चीजें हो गई आपकी जो कंस्ट्रक्शन होनी थी वो हो गई। अभी हमें बताएं जी कि आखिरी आपके पास कौन सी चीज होती है। तो उसके लिए मैं आपको चंद सेकंड देता हूँ, सोचो। अभी आप सोचो, ठीक है? चंद सेकंड सोच के बताओ कि ऐसी कौन-सी एक्टिविटी, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ऐसी कौन-सी एक्टिविटी होगी कि जो बिल्कुल लास्ट पे चाहिए और दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके? उसके अलावा मतलब आप कह लेंगे हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ, नाउ एवरीथिंग इज़ हैप्पी, नो, क्लैपिंग नहीं कर सकते। वो है आपकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ठीक है? टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। वो करने से भी पहले आप अपनी पूरी लाइन का एक रेकी करते हो, ट्रैवल करते हो, जहाँ-जहाँ हमने अर्थिंग के कनेक्शन मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के दौरान जो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। हमने अपनी जो वायर्स होती हैं उनको हम ग्राउंड करते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज ले लेती हैं, लोगों को उससे मतलब वो झटका लगता है, तो स्टैटिक उसको चार्ज को रिलीज़ करने के लिए हम डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर जो हमारी वायर्स होती हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, हम उन्हें ग्राउंड करके रखते हैं टेम्परेरी कनेक्शन के साथ। तो सबसे पहले तो वो जो डाउन लीड्स होती हैं, हमें उनको रिमूव करना होता है। वो रिमूव करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे फेज़ में भी मैं एक चीज़ और भी स्किप कर गया कि हमारी जो होती है ना, जो अर्थिंग के लिए जो कनेक्शंस होते हैं हमारे टावर की बॉडी के लगा के अर्थिंग रॉड्स होते हैं, अर्थिंग मेश होती है, वो भी एक कनेक्शन के अंदर वो चीज़ें आती हैं। लेकिन ये लास्ट में, तो ये सेकंड लास्ट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट क्या, कि अब आपने पूरी लाइन को टेस्टिंग एंड कमीशनिंग आपका ये होगा, ये जब चीज़ें आपकी पूरी की पूरी तसल्ली हो जाएगी कि एवरीथिंग इज़ ओके, फिर आपकी लाइन जो है वो एनर्जाइज़ होती है और फिर आप लोग क्लैपिंग करते हैं, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें थी मैंने ट्राई किया कि मैं आपको कन्वे कर सकूँ। फिर जब आपका इंटरव्यू होगा वो इतनी डिटेल में इंटरव्यू नहीं होगा। अब आप ये बताने का क्या मकसद था? ये चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद क्या था? ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद एक ही था कि आप इन चीज़ों को सुनें तसल्ली से और आप अपने बुलेट्स पॉइंट जो हैं वो खुद से बनाएँ कि अच्छा ये वो चीज़ें हैं कि जो मुझसे इंटरव्यू में पूछेंगे तो मुझे इस तरीके से। अब आपके पास देखें बैक एंड में क्या आ गया, एक सॉलिड नॉलेज आ गया ना। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स नहीं हो सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मेरे माइंड में था, मैंने वो नॉलेज आपसे शेयर किया। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो मेरे माइंड से स्किप हो गए हों, ठीक है? तो पर्पज़ ये है, मैं कभी भी मतलब किसी भी अपने पॉडकास्ट में, इस वाले में या किसी भी पॉडकास्ट में कभी भी ये क्लेम नहीं करता, आज तक नहीं किया कि जो बातें मैंने की हैं वो डेफ़िनिट हैं, मतलब कि वो ही फुल स्टॉप है, नहीं। जो मैं जानता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? आप मतलब आप अपनी तरफ से भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें और भी जो जो आपके पास आपके कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनसे भी आप चीज़ें डिस्कस करें, ओके? अप टू माय बेस्ट नॉलेज व्हाट आई नो, आई विल शेयर विद यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट पॉडकास्ट आल्सो। तो ये जो पॉडकास्ट है इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा, खास तौर पे जो हमारे मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो जॉब के लिए भी हंट कर रहे हैं, जिनको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन से फेस करना पड़ रहा था, तो उनको इससे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ये वाली पॉडकास्ट और इससे अभी जो मेरे फ्यूचर में आने वाली पॉडकास्ट हैं, ये सारी की सारी मेरे नए चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि पुराने वाला चैनल मेरा जो है मे बी कपल ऑफ डेज़ के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। तो मेरे न्यू चैनल का जो ये लिंक है, जब मैं ये अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, वो तो पड़ा ही होगा। इसके अलावा ये इसी का लिंक जो है, ये मैं अपने लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मैं इसी चैनल का लिंक भी दूँगा। अगर आप समझते हैं कि इस तरह के कंटेंट आपके लिए मतलब यूज़फुल हो सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इफ यू विश, ठीक है? और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि टाइम टू टाइम इंशाल्लाह मैं अपने इसी नए चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में मैं दे दूँगा, ये नया चैनल है, ठीक है?
तो इसका 90% जो मेरा फ़ोकस होगा, 90% मेरा फ़ोकस वो क्या होगा पॉडकास्टिंग। इसके ऊपर मैं पॉडकास्टिंग, सम व्लॉग्स, सम चिट चैट विद यू गाइस इन लाइटर मूड, ठीक है? वो होगा मेरा। और इंग्लिश में भी होंगे कुछ पॉडकास्ट, कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर और मोस्टली उर्दू के ऊपर होंगे, ठीक है? उर्दू इंग्लिश मिक्स होंगे, ठीक है? और इंग्लिश भी इतनी कोई वो नहीं, पाकिस्तान, इंडिया जो हमारा अपना एक स्टाइल है उसी अंदाज़ से इंशाल्लाह। तो होंगे और ला सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट क्या होगा जो फील्ड से रिलेटेड है, हर किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, रोड, इंफ्रा, ओएचएल इससे रिलेटेड जो दोस्त हैं। तो ये बेनिफिट होगा कि उस लाइव सेशन के अंदर आप लाइव मेरे साथ चिट-चैट कर सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो उसमें ये होगा कि मैं जब कभी भी लाइव आऊँगा या मैं अनाउंस करूँगा उसके ऊपर कि इस टाइम पे मैं लाइव आने वाला हूँ अपनी पोस्ट के अंदर, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस लाइव सेशन में आके हम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, डीप डिस्कशन कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं कि कौन-सा पॉडकास्ट किस टॉपिक के ऊपर होगा। तो अपने फीडबैक पे दीजिएगा इसके ऊपर कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर फॉर श्योर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज को हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग। टेक केयर, बाय।